नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपको कानून संबंधी जानकारी आपकी उस विषय के संबंध में मजबूत कर सकें। और आज जिस विषय को लेकर आपके सामने हम आए हैं वो हैं सरकारी कर्मचारियों से के विवादों से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है। इसके साथ ही अगर आप कोई और सवाल मुझसे जानना चाहते हैं, कोई और कानूनी समस्या आपके जहन में है, तो आप सीधे हम तो जुड़ सकते हैं। बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। कपिल किशोर कौशिक हमारे साथ हैं, देवता हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। सर, बहुत स्वागत है आपका। जब हम लोग सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई सेवाओं की बात करते हैं सर, उनके जुड़े विवादों की बात करते हैं, तो कौन सा लॉ है जो इस चीज़ को गवर्न करता है? जी, सारे सरकारी कर्मचारियों के विवादों से संबंधित एक विशेष कानून बनाया गया है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, प्रशासनिक न्यायाधिकरण कानून 1985 जी। तो ये स्पेशली सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। उनकी कोई भी शिकायत, उनकी कोई भी प्रशासनिक विवाद जो उनके अपने डिपार्टमेंट से, सरकार से सेवा संबंधी शर्तों के संबंध में है, उसके निपटारे के लिए कानून बना हुआ है। जी, ठीक है सर। इसका उपयोग कब और कैसे कर सकते हैं? किन किन हालात में जो आपने जिस एक्ट की बात की है ये सहायताप्रद साबित हो सकता है? यदि किसी सरकारी कर्मचारी को कोई भी सहायता नहीं मिल पा रही है अपने किसी सरकारी मामले में प्रशासनिक सहायता से, और किसी पॉलिसी या नीतिगत फैसले के खिलाफ वो जाना चाहता है, तो वो इस प्रावधान का सहारा ले सकता है। जी, ठीक है। इसमें इसकी लेकिन सर अलग से ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पहले जो हमारे कानून है, इसके अलावा जो और कानूनी प्रावधान है, क्या वो काफ़ी नहीं थे कि सरकारी कर्मचारियों के संबंधित, जो उनकी सर्विस के संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी उनको होती है, उनको समाधान कर सकें? जी नहीं, इससे पहले स्पेशल कोई कानून नहीं थे। नॉर्मल सिविल कोर्ट में ही सरकारी कर्मचारियों को अपनी अपनी समस्याएं रखनी पड़ती थी। वो एक काफ़ी खर्चीला और बहुत मुकदमेबाजी में टाइम लगने वाला एक प्रोसीजर है। तो इसको देखते हुए ये 42nd अमेंडमेंट आया 1976 में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया आर्टिकल 323A, जिसके प्रावधानों के तहत ये किया गया किसी भी सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक उसकी सेवा संबंधी शर्तों, जिसमें रिक्रूटमेंट भी शामिल है जी, से संबंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए एक न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। ठीक है। तो इसको देखते हुए कैसे करता है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं और प्रोसीजर क्या रहता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वक्त हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं राजेश नोएडा से। राजेश, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? अच्छा सर, ये एक हमारा फ्लैट है जी, तो उसमें जैसे नोएडा अथॉरिटी ने बना के दिया है, तो ग्राउंड और फर्स्ट, तो ऊपर वाले ने 2 मंजिल और बना लिया है जी। तो उसमें कानूनी कार्रवाई कोई करते नहीं अथॉरिटी वाले। तो उनके पास सर रूफ राइट्स रहे होंगे? नहीं, कुछ नहीं सर। जो रजिस्ट्री में लिखा हुआ ऊपर छत पे आप कुछ नहीं बना सकते हो। ठीक है। सर कपिल जी, कैसे शिकायत इस बारे में संबंध में दर्ज करा सकते हैं? जी, पहले तो ये जो फ्लैट बनाए गए होंगे नोएडा अथॉरिटी ने बनाए हैं या किसी बिल्डर ने? नोएडा अथॉरिटी ने बनाए हैं सर। तो नोएडा अथॉरिटी ने अगर फ्लैट बनाए हैं तो उसमें रूफ राइट ऐसे किसी को नहीं मिलता है, वो कंबाइंड सबकी रूफ होती है। और इसके लिए आप नोएडा अथॉरिटी में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, रिटर्न कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ये तो क्लियर अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट का मामला है जी, और अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेंगे। जी, ठीक है। मतलब ये खाली एप्लीकेशन लेके अपनी नोएडा अथॉरिटी में जाएं
वहां पर एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई फिर हो जाएगी। जी ठीक है सर, इस वक्त कर्नाटक से जितेंद्र हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। जितेंद्र, अपनी बात आप रखें। जी नमस्कार। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर आपसदारी में जो यारा दोस्तों में जो पैसा लेन देन होता है उसमें अगर आप ब्याज पे देते हो तो कानूनी तौर पे कितने % ज्यादा ब्याज दे सकते हो? क्या कोई ऐसा कोई ब्याज दर फिक्स है क्या इस चीज के लिए? किस चीज़ के लिए थोड़ा एक बार उनका कहना यह है कि सर आप अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लेता है तो क्या उसमें कानून के तहत कोई ऐसा डायरेक्शंस हैं कि आप इतना % ब्याज चार्ज कर सकते हैं? देखिए, पहले तो पर्सनल बोरोइंग इस तरह से अथोराइज नहीं है। आपको जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सब गवर्नमेंट के आरबीआई की गाइडलाइन से चलते हैं, तो उसमें फिक्स है सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन फिर भी अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा फिक्स किया गया है, या तो ये आपके पर्सनल एग्रीमेंट से किया गया होगा या कोई और तरीके से, इसके लिए रिटर्न डॉक्यूमेंट जो भी होगा, अगर आपको लग रहा है वो नहीं है उसकी शर्तों के हिसाब से, आप संबंधित कोर्ट में जाके उसके खिलाफ अप्लाई कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। लेकिन ये भी है कि अगर व्यक्ति पर्सनल तौर पर किसी से कोई भी पैसा ब्याज में लेता है, उनसे लेता है, तो वो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको दे सकता है। इस बारे में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं? नहीं, रेस्ट्रिक्शंस हैं इस बारे में, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं ले सकता है। ठीक है सर, मैं उम्मीद करता हूँ जितने आपको बेहतर सहायता इस बारे में मिली है। सर, हम लोग बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका बेनिफिट कैसे अवेल कर सकते हैं? किसी व्यक्ति की अगर सेवा में संबंधित कोई भी त्रुटि है, कोई भी दिक्कत उसको है, तो अब वो ट्रिब्यूनल के पास कैसे जाए? जी, ट्रिब्यूनल में जाने के लिए काफ़ी सिंपल है। उसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें आपको अपनी एप्लीकेशन डालनी है, एक कंसर्न फीस है, वो फीस दे के आप उसमें अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जो भी आपके आसपास कैट की बेंच है, कैट मीन्स ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की लगभग 17 बेंच हैं भारत में, और 33 इसके अलावा डिविजनल बेंच हैं। तो आपका जो भी नियरेस्ट है उसमें आप डाल सकते हैं, या जहाँ आपकी पोस्टिंग है या जहाँ उसका हेड ऑफिस है वहाँ भी आप डाल सकते हैं। जो फीस की आपने जिक्र किया सर, फीस कितनी होती है इसकी? इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है, इसीलिए ये स्पेशल एक्ट बनाया गया है। प्रेजेंटली इसकी फीस केवल 50 रुपये है। ठीक है, 50 रुपये आप वहाँ पर जमा करके अपना केस आप वहाँ पर दायर कर सकते हैं और वकील की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, कैसे राहत आपको मिलती है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वक्त सुरेश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं जयपुर से हमारे साथ। सुरेश, अपनी बात आप रखें। हाँ सर, ऐसा है कि मेरे बेटे को सेक्शन 9 में जो है नोटिस दिया हुआ है जी, और वो उसको रखना नहीं चाहता है, तो क्या कोर्ट में मतलब ये कंपलसरी है क्या इसको रखना? बिल्कुल। कपिल जी, किस डिपार्टमेंट में रखा है इनको? सर मेरे ख्याल से इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, इसमें सेक्शन 9 यानी मेरे ख्याल से रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में अगर ये लोग बात कर रहे हैं, तो क्या ये बाध्य हैं कि सेक्शन 9 में अगर केस दर्ज कराया गया है तो ये अपने जीवन साथी को अपने साथ रखें, अगर इनका मन नहीं है तभी भी? बाध्य नहीं है, लेकिन इनको कोर्ट में जाके एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर बाध्य नहीं है तो उसकी ग्राउंड दी गई है सेक्शन 9 में, तो आपको अकॉर्डिंगली अपना जवाब फाइल करना पड़ेगा। तो आप कोर्ट में तो आपको जाना पड़ेगा, कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा। अगर आप साथ नहीं रखना चाहते हैं तो वो सारी ग्राउंड वहाँ क्लियर करनी पड़ेंगी, और अकॉर्डिंगली फिर आप जो नेक्स्ट प्रोसीजर है डाइवर्स वगैरह का, ठीक है, उसके लिए कोर्ट ही निर्धारित करेगा, आप अपने आप नहीं ले सकते। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सुरेश जी आपको सहायता मिली इस बारे में। कपिल जी, क्या सारे कर्मचारी जो हैं वो इस एक्ट के अंदर आते हैं, या फिर कुछ कर्मचारी या कुछ ग्रेड या कुछ विभाग ऐसे हैं जो इस एक्ट के अंदर नहीं आते? जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें बहुत से कर्मचारियों को एक्सक्लूड किया गया है जिनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बने हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके जवान। लेकिन अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कोई सिविलियन एम्प्लॉय है तो वो कैट के अंडर में आएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के जितने भी एम्प्लॉय हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी इसके दायरे में नहीं आते हैं जी। इसी तरह से कोई स्पेशली जिसके लिए एक्ट बनाया गया है कि इन लोगों को अलग से कोई सेपरेशन है, अलग से कोई ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, वो भी इसके दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा सारे कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए स्टेट में बना है, और सेंट्रल कर्मचारियों के लिए कैट बना ही है। ठीक है सर। तेलंगाना से मनीषा हमारे दर्शक जुड़ी हैं हम तक। मनीषा, अपनी बात आप रखें। हेलो जी मनीषा। हेलो मनीषा, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखिए।
सर ये हम 2014 में, हमारे हस्बैंड एयरफोर्स में है सर। जी ये 2014 में जैसे कि ये डेटा में हम लोग जमीन लिए थे, SWO के थ्रू लिए थे सर। जी पूरा पैसा जैसे इंस्टॉलमेंट पे 3 मंथ पे बना हुआ था, तो पूरा पैसा पेमेंट कर दिए हैं सर। लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, और जैसे जो उसका मेन ये जो है ना, वो जेल में है सर। राकेश राणा उनके ये है, वो जेल में है सर। हम लोग सर बहुत परेशान है। जैसे जहाँ कि तक मैं समझ रहा हूँ मनीषा, आपकी बात है कि आपने कोई जमीन ली थी, उसके जो ओनर हैं जिससे आपने जमीन ली है वो जेल में है, आप पैसा दे चुके हैं लेकिन आपके नाम पर रजिस्ट्री अब तक नहीं हुई है, तो आप जानना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, यही समस्या है आपकी? नहीं, जैसे हजारों की संख्या में फौजी ये हैं सर, मैं ही एक नहीं हूँ, जैसे हजारों की संख्या में। जिन लोगों ने जमीन ली है वहां से, लेकिन हाँ, रजिस्ट्री नहीं हजारों हुई। की संख्या में। हाँ ठीक है। कपिल किशोर जी, क्या इनको सहायता आप देंगे, क्या सलाह देंगे इनको आप इस बारे में? जी, जो समझ में ये आया कि SWO कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके थ्रू उन्होंने कोई प्लॉट लिया भीटा में जी, और अभी इनको इसके रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है जी, क्योंकि जो कंपनी के मेन ऑर्गेनाइजर हैं वो जेल में हैं। जी, तो इसका क्या मतलब है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी हैं और सारी प्रॉपर्टी को कोर्ट ने एक्वायर कर लिया होगा। जी, तो जब तक इस केस का डिस्पोजल नहीं हो जाता है अलग अलग, बिना कोर्ट के ऑर्डर के कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए इनको चाहिए अपना भी, अगर केस नहीं किया है तो उस केस में नाम जोड़ लें। जी, कल को कोर्ट का डिस्पोजल होगा तो प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंगली बांटा जाएगा, अदरवाइज उस लेटर स्टेज पे करना इनके लिए भी मुश्किल होगा और अगेन टाइम कंज्यूमिंग होगा। जी। तो अभी अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें अपना नाम ऐड करा सकते हैं सिविल केस में। और सर अगर अभी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं इसके बारे में मान लें कोई केस नहीं है, किसी और मामले वो अंदर हैं, जेल में है, तो क्या अब ये खुद से भी इनिशिएट कर सकते हैं इस मामले को लेकर? जी हाँ, खुद भी इनिशिएट कर सकते हैं। हाँ। इसके लिए धोखाधड़ी का भी चल रहा है, 420 में IPC अगेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं और आजकल तो रेरा भी आ गया है, इसके अंडर भी डाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद मैं करता हूँ मनीषा बेहतर साथ आपको मिली है। सर जब हम लोग कैट की बात कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से मामले आ सकते हैं? क्या सर्विस में कोई भी दिक्कत आए तो इसके पास हम जा सकते हैं, इस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं? कोई स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन यहाँ पर किया गया है? जी, कोई भी सरकारी मामला जो रिक्रूटमेंट और सेवा की अन्य शर्तें जैसे लीव, अलाउंसेस, पेंशन, पेमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सीनियरिटी, सारी तरह की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र सभी इसमें कवर होते हैं। लेकिन इसके लिए पहला शर्त यही है कैट की कि आपने सारी रेमेडी एडजस्ट कर ली हो। उससे पहले आपने कंसर्न डिपार्टमेंट को लेटर लिखा हो, अप्लाई किया हो, दैट मीन्स प्रेयर की हो, और उन्होंने या तो उसको रिजेक्ट किया हो या ना माना हो या कोई जो भी कारण है जी, तब कैट में आप अप्लाई कर सकते हैं। जी ठीक है सर। इस वक्त कपिल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे दर्शक अमरोहा से। कपिल अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? कपिल आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? चलिए कपिल, आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी, बेहतर और निःशुल्क सहायता हमारी तरफ से आपकी जरूर की जाएगी। सर क्या इसमें कोई, कपिल जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या इसमें कोई टाइम लिमिट भी तय होती है कि जितने वक्त में आपने केस दर्ज कराया है, अपना केस आप लेकर गए हैं वहां पर, तो कितने वक्त के अंतर्गत अंदर आपका जो केस है उसका निस्तारण हो जाना चाहिए? केस निस्तारण का तो समय सीमा नहीं है, लेकिन केस फाइल करने की समय सीमा है। अच्छा। इसमें फाइनल ऑर्डर अगर हो जाता है संबंधित अधिकारी का जिसके विरुद्ध हमें जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, उसके लिए विदिन 1 ईयर आफ्टर फाइनल ऑर्डर अप्लाई करना चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर जी। और सर एक साल से लेट हो जाते हैं तो क्या प्रावधान है? उसके लिए कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी और कैट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं क्यों लेट हुआ। और अगर कोई एप्लीकेशन हमने डाली है और उसका ऑर्डर नहीं आया है जी, तो उसके लिए 6 महीने वेट करना पड़ेगा जी। 6 महीने वेट करने के अंदर भी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आता है तो फिर अगेन 6 महीने के बाद विदिन 1 ईयर, 6 महीने के बाद 1 साल के अंदर हम कैट में केस डाल सकते हैं जी। ठीक है सर, कैट की शक्तियां सर क्या क्या होती हैं, मैं जानना चाहूंगा आपसे। क्या क्या किस किस मामलों में क्या तक सजा कैट सुना सकता है या फिर क्या क्या फैसले दे सकता है कैट? कैट के पास वो सारी शक्तियां हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। वो संबंधित गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कर सकता है, सरकारी संबंधी कोई भी नीति, कोई भी बदलाव ला सकता है। यहाँ तक कि जो पहले हाई कोर्ट में थी पावर वो भी इनके पास है, रीइंस्टेटमेंट भी करा सकते हैं और एनफोर्समेंट करा सकता है कि कोई बंदा नहीं आ रहा है उसकी अटेंडेंस को थ्रू वारंट सम्मन जी,
अपने केस को रिव्यू कर सकता है और एप्लीकेशन सही नहीं है तो उसको डिसमिस भी कर सकता है, उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है जी। तो ये उसकी शक्तियाँ हैं। ठीक है सर, इस वक्त गोरखपुर से रजनीश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। रजनीश, अपनी बात आप रखें। जल्दी होना यार। रजनीश, आप तक आवाज पहुंचे हमारी, अपनी बात आप रखिए रजनीश। हेलो जी रजनीश। हाँ सर, मेरा नाम रजनीश श्रीवास्तव है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। अपनी टीवी की वॉल्यूम रजनीश पहले आप बंद कर लीजिए ताकि आपकी आवाज को हम लोग बेहतर तरीके से सुन पाएं। जी सर। सर हमारा नाम रजनीश श्रीवास्तव है, मेरे जी। पिताजी का नाम प्रणवीर शंकर श्रीवास्तव है। जी हमारे पिताजी सुपर डिग्री कॉलेज सोहरगढ़ सिद्धार्थ नगर में कार्यालय सहायक के पद पर कार्य कर रहे थे। जी ठीक। वरिष्ठता के आधार पर इनका प्रमोशन होना था कार्यालय अधीक्षक के पद पर। जी लेकिन वहाँ की प्रबंधक थी रश्मि सिंह और वहाँ के प्रिंसिपल थे विजय चंद्र श्रीवास्तव जी। जी। इन लोगों ने, मेरे पिताजी चूंकि शारीरिक रूप से विकलांग हैं, इनका 40% ये पैर खराब हो चुका है एक एक्सीडेंट में, तो मेरे पिताजी का इन्होंने प्रमोशन नहीं किया और पिताजी से जूनियर व्यक्ति का प्रमोशन कर दिया। और इसमें इन्होंने कहा कि आपके पिताजी का हमारे पिताजी के ऊपर तमाम तरह का आरोप फर्जी लगा करके पिताजी ने फिर इसके लिए एक एप्लीकेशन दिया कि वरिष्ठता के आधार पर मुझे प्रोन्नति प्रदान की जाए। अंत तक नहीं दिए। हालांकि मेरे पिताजी को वेतन जो है वरिष्ठ लिपिक का मिलता है लेकिन कार्यालय अधीक्षक का नहीं मिला। पिताजी हमारे रिटायर हो गए अपनी बात कहते कहते, और आज तक मुझे न्याय नहीं मिल सका। कई बार हम लोगों ने ऊपर भी लिखा भी, रीजनल डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर सबको, रजनीश, इसके लिए लेकिन बेहतर मुझे हल नहीं मिला। तो अंत जी सर, इसके लिए बेहतर होगा कि इस मामले में कोई भी सहायता आपकी करें हम लोग, कि पहले इस केस से संबंधित जितने भी कागजात हैं पहले वो कागजात हम तक पहुंचा दें। उनको देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में आ पाएंगे कि कोई भी सहायता इस संबंध में वो कर पाएं या कोई भी सलाह इस बारे में दे पाएं। कपिल जी, कोई तत्कालिक तौर पर कोई सहायता देना चाहेंगे इनको? तात्कालिक यही है कि कैट में डालना पड़ेगा इन्हें केस, वो भी ये लिमिटेशन से बाहर हो गया क्योंकि ये कह रहे हैं काफ़ी हमने समय कॉरस्पॉन्डेंस में लगा दिया है, तब भी डाल दीजिए और जस्टिफिकेशन कंडोनेशन ऑफ डिले के साथ एप्लीकेशन एक्सेप्ट करा लीजिए उधर से, और केवल कैट ही कर सकता है इसको। जी ठीक है। इस वक्त मोहनलाल हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। मोहनलाल, अपनी बात आप रखें। मोहनलाल, आप तक आवाज पहुंचे हमारी? हाँ आ रही है जी। जी बताएं। ऐसा है, मैं सरकारी नौकर था और हमारा जो पेंशन का केस था 95 में डाला था हमने कैट में। जी हाँ जी बिल्कुल। तो पेंशन का केस डाला था जी वो दिल्ली हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने 10 साल बाद कैट ने भेजा जी, और उसके बाद 3 बार फैसला हो चुका हमारा पेंशन के लिए कहा जाता, तो वो फिर वापस हाई कोर्ट में चला गया केस जी। और 2010 से मैं रिटायर हूँ और ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हमारे रिटायर हैं। और कब ये फैसला होगा, कैसे होगा, क्या होगा? जी ठीक है। कपिल जी, सर क्या सहायता इनको देना चाहेंगे आप इस बात के लिए? ये पता चला इनका कैट से पहले केस डाला हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने रेफर कर दिया कैट को, जी। अगेन अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जी पेंशन संबंधी किसी विवाद के चक्कर में इन्होंने डाला हुआ है ये जी। केस। काफ़ी सारे कर्मचारी हैं और हम हाई कोर्ट को नहीं कर सकते कंपेल कि आप हमारे फेवर में या डिसीजन दो, वो मेरिट के आधार पर देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इनको जल्दी कराना, इसमें अर्जेंट हियरिंग के लिए एक एप्लीकेशन लगा दें, जल्दी डिस्पोजल हो, और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो एक रिट डाल दें, मेरे को ये लॉस हो रहा है, ताकि कोई इंटरिम अरेंजमेंट किया जा सके। ठीक है। उम्मीद करता हूँ मोहनलाल जी कि आपको बेहतर सहायता इस बारे में मिली है, और इस मामले में अगर कोई और सहायता आपको चाहिए होगी तो आप वापस हम तक जुड़ सकते हैं। सर, अगर सरकारी कर्मचारी की डेथ हो जाती है, केस चल रहा है लेकिन वह कर्मचारी डेथ हो जाती है, तो क्या तभी भी केस चालू रहेगा? उस केस का क्या होगा? जी, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की उसकी प्रोसीडिंग्स के पेंडिंग रहते हुए डेथ हो जाती है, तो जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो विदिन 90 डेज एक एप्लीकेशन डालेंगे कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, और उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करके उस लीगल हायर उस केस को आगे बढ़ाएगा। केस चालू रहेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है सर? जो उसके साथ उसके फैमिली के मेंबर्स हैं वो, या फिर जो वो लोग जो उसके साथ में केस में इन्वॉल्व हैं? नहीं, लीगल हायर वो होते हैं जो उसकी फैमिली के उसके बाद उत्तराधिकारी बने हैं। हाँ। उसका स्पाउस है तो स्पाउस, हाँ। अगर कोई और फैमिली मेंबर से लड़का है तो वो है, जो भी सक्सेशन में आएगा। ठीक है। अगर सर इस ट्रिब्यूनल से के फैसले के बाद कोई व्यक्ति जो अपील करता है वो संतुष्ट नहीं होता है, तो क्या आगे अपील करने का प्रावधान है?
ये एक स्पेशल एक्ट है, इसमें अपील करने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन हाई कोर्ट में इसके लिए रिट के थ्रू जा सकते हैं इसके कैट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में तो 136 आर्टिकल में जा ही सकते हैं एसएलपी लेके। जी चलिए ठीक है। और क्या चीज़ें हैं सर इस ट्रिब्यूनल के बारे में जो कि आम नागरिक को या एक सरकारी कर्मचारी को पता होना चाहिए ताकि अपने हक को वो अवेल कर सके? जी, सरकारी कर्मचारी को सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले वो जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको अपनाए, जो भी कंसर्न अथॉरिटी हैं उसको अप्लाई करे, रिक्वेस्ट करे। डायरेक्ट कैट में डालेंगे, अगेन वो रेफर कर देगा या डिसमिस कर देगा एप्लीकेशन, तो आप बाहर हो जाएंगे दोबारा करने के लिए। तो बेहतर है कि सबसे पहले अपनी सारी रेमेडी एग्जॉस्ट कर लें और विद इन टाइम, जो अभी जैसे कि बताया था 6 महीने और 1 साल वाला, विद इन टाइम उसके बाद कैट में अप्लाई कर दें। ठीक है। और इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपने आप भी कर सकते हैं जी। अगर आप सक्षम है, आपको सिर्फ डाटा उधर अपना फैक्ट बताने हैं। और कोई स्पेशल परफॉर्मेंस और होता है, कोई फॉर्मेट होता है जिसके तहत आपको एप्लीकेशन देनी होती है कि आप सादे कागज पर अपने एक जरूरी कागजात लगाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं? जी, फॉर्मेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट में दिया हुआ है, और साथ ही जैसे नॉर्मल केस होता है सिविल केस, उस टाइप से ही फॉर्मेट बना हुआ है। सिंपल एप्लीकेशन है, आप अपने फैक्ट डालिए, इंडेक्स लगाइए, साथ में फीस लगाइए, और जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कीजिए और उधर सबमिट करना है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया कपिल कौशिक जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस बारे में जानकारी देने के लिए, और बेहतर सहायता जो दर्शक हम पे जुड़े थे उनकी करने के लिए। इंडियन लीगल सर्विस फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिले। इस बारे में अगर आपके सामने कोई भी कैसी भी दिक्कत आती है, कोई भी कानूनी सहायता आप हमसे चाहते हैं, तो आप निसंकोच होकर हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, या फिर आप हमें लिख भी सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस लगातार फ्लैश हो रहा है, या फिर आप हमें लेटर भी भेज सकते हैं, अपने जो केस के संबंधित कागजात हैं वो भी भेज सकते हैं। हमारा एड्रेस भी लगातार फ्लैश हो रहा है, A9 सेक्टर 68 नोएडा। आप यहाँ पर हमें भेज भी सकते हैं, और कोशिश हमारी यही रहती है कि समाज के हर वर्ग को समान रूप से न्याय मिले, और यही उद्देश्य है हमारे प्रोग्राम का भी। नमस्कार।